अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस के सेक्शन 6 से लेकर 25 तक कवर किए थे। आज की वीडियो में हम जो है इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए 26 से स्टार्ट लेंगे। सेक्शन 26 हमें डिफाइन कर रहा है रीज़न टू बिलीव। बिलीव का मतलब होता है कोई विजुअल परसेप्शन, आप वो एक्ट जो कि फ्यूचर में होने वाला है आप उसकी पहले से एक अपने माइंड के अंदर इमेज क्रिएट कर लेते हैं। इस चीज़ को हम बिलीव कहते हैं, मतलब आपको यकीन है कि ये काम होगा। रीज़न टू बिलीव से मुराद ये है कि ऐसे फैक्ट्स, ऐसे ग्राउंड्स जिनकी बेस पर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें, प्री डिटरमाइन कर सकें कि ये चीज़ हो सकती है। एक मतलब प्रूडेंट मैन जो है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। तो जहाँ पर भी ये टर्म यूज़ होगी रीज़न टू बिलीव, वहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि ऐसे फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ऐसे रीज़न्स, ऐसे जो है ग्राउंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी बिना पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है एक स्पेसिफिक एक्ट जो है वो अक्कर हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो अपने हाथ में गन लेकर आपकी तरफ भागा हुआ आ रहा है, तो उसे आप जो है ये रीज़न टू बिलीव जो है आप ये चीज़, ये बिलीव क्रिएट कर सकते हैं, ये परसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं कि वो बंदा जो पिस्टल लेकर आपकी तरफ भागा हुआ आ रहा है वो आपको किसी किस्म का नुकसान पहुँचाएगा। उसके बाद सेक्शन 27 डील करता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। तीन बंदों की यहाँ पर बात कर दी, वाइफ की, क्लर्क की और सर्वेंट की, कि अगर एक शख्स की प्रॉपर्टी उसकी वाइफ होल्ड कर रही है या फिर एक शख्स की प्रॉपर्टी उसका क्लर्क कोई होल्ड कर रहा है, कोई मतलब उसका एजेंट वगैरह है, या फिर उसका कोई सर्वेंट है जो कि टेम्पररी या परमानेंट तौर पर उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है अंडर एनी एग्रीमेंट, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि वो प्रॉपर्टी को ओरिजिनली वो ऑनर जो है, जो बंदा, वही होल्ड कर रहा है। तो इसमें अगर जो है कोई फॉर एग्जांपल अगर वाइफ प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, वाइफ को क्या करता है, किया जाता है प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाता है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि उस बंदे को खुद को प्रॉपर्टी डिस्पोजेस कर दिया। इसी तरीके से क्लर्क या फिर कोई सर्वेंट जो है एज एजेंट जो है उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था, तो अगर उसको डिस्पोजेस कर दिया गया तो ये फैक्ट जो है ये इस जुमरे में आ सकता है कि उस बंदे को खुद को जो है वहाँ से डिस्पोजेस कर दिया गया, क्योंकि इस कोड के मुताबिक, इस कोड के अंदर जहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ होगा, पोजेशन अगर वाइफ के पास है, पोजेशन अगर क्लर्क के पास है, पोजेशन अगर सर्वेंट के पास है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही समझा जाएगा कि इस प्रॉपर्टी की पोजेशन बिल्कुल उस ओनर के पास है। सेक्शन 28 डिफाइन करें काउंटरफीट को। काउंटरफीट का मतलब ये होता है किसी की हम शक्ल जो है चीज़ बनाना, मतलब मिलती जुलती चीज़ को जो है क्रिएट कर देना। तो एक सेक्शन के मुताबिक जो है काउंटरफीट उस सूरत में क्राइम होगा जब तीन इंग्रेडिएंट्स हमारे पास सेटिस्फाई होंगे। सबसे पहले ये है कि रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, कि जो आप चीज़ बना रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उससे रिजेंबल करता होना चाहिए। और दूसरी इसमें चीज़ ये है कि इंटेंशन टू डिसीट, आप जो उस प्रोडक्ट की रिजेंबलेंस कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग में आपकी इंटेंशन टू डिसीट होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद, इस रिजेंबलेंस के बाद मैं जो है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूंगा किसी दूसरे बंदे को धोखा देने के लिए, या फिर इस नॉलेज के साथ बनाई जा रही है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा किसी दूसरे बंदे को धोखा देने के लिए। तो ऐसी सूरत में जो है अगर ये दो इंग्रेडिएंट्स हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये काउंटरफीट का क्राइम कहलाएगा। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन हमारे पास दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1 के मुताबिक जो आप इमिटेशन कर रहे हैं, जो रिजेंबलेंस आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना लाजमी नहीं होता। और किस तरीके से, अगर आपने करेंसी नोट्स भी देखे होंगे तो ओरिजिनल करेंसी नोट में और जो काउंटरफीटेड नोट होता है उसमें फ़र्क होता है। आपको ओरिजिनल और नकली की पहचान आप कर सकते हैं। तो मतलब इमिटेशन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन रिजेंबलेंस होती है वहाँ पर भी। इसी तरीके से अगर किसी और आप जो है प्रोडक्ट की काउंटरफीटिंग कर रहे हैं तो उस सूरत में भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होना ही लाजमी नहीं होता, बल्कि रिजेंबलेंस होनी चाहिए, मुशाबत होनी चाहिए, वही काफ़ी होती है इस क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। सेकंड चीज़, जो सेकंड एक्सप्लेनेशन हमें ये बता रही है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें एक बंदा किसी प्रोडक्ट्स की रिजेंबल जो है चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है, तो जब तक वो बंदा, वो शख्स जो है, जब तक ये प्रूव ना करे कि उसने वो जो मैन्युफैक्चरिंग की है रिजेंबलिंग वाली, वो उस वहाँ पर उसकी ये इंटेंशन नहीं थी कि अगले बंदे को धोखा दे, तो जब तक वो इसके कंट्री जो है रिबट नहीं करता, इसको डिसप्रूफ नहीं करता फैक्ट्स के ज़रिए, एविडेंस के जरिए, तब तक यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस बंदे की इंटेंशन यहाँ पर थी डिसीट करने की। तो मतलब जब तक उसने रिबट नहीं किया तब तक इंटेंशन जो है, इंटेंशन टू डिसीड वहाँ पर प्रिज्यूम की जाएगी।
तो इस तरीके से हमें पता चला कि काउंटरफीट में दो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, रिजेम्बलेंस का एग्जैक्ट होना बिल्कुल लाजमी नहीं है, और दूसरी चीज़ जो है इंटेंशन टू डिसीट होनी चाहिए कि जो बंदा रिजेम्बलेंस कर रहा है वो इस नीयत से कर रहा है कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए वो किसी बंदे को धोखा देगा, या फिर इस नॉलेज से कर रहा है कि इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होने के बाद ये प्रोडक्ट किसी दूसरे शख्स को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्शन 29 डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट से मुराद इस सेक्शन के मुताबिक ये है कि कुछ भी एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया हो, वो लेटर्स की सूरत में भी हो, फिगर्स की सूरत में हो सकता है, मार्क्स की सूरत में हो सकता है, या फिर किसी इन तीनों चारों का मिक्सचर भी हो सकता है। इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, सब्सटेंस कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया हमें, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो पत्थर हो सकता है, कोई पत्ता हो सकता है, कोई पेज हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, या इवन ज़मीन भी हो सकती है। तो उनके ऊपर बाय मींस ऑफ फिगर, लेटर्स, मार्क्स और किसी भी तरह से जो है कोई चीज़ एक्सप्रेस या डिस्क्राइब कर दी जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन वन हमें फर्दर ये डिफाइन कर दी है कि इमटेरियल है कि किस सब्सटेंस के ऊपर, किस फिगर में, किसी लेटर में, किसी मार्क में, किसी भी सूरत में जो है आप उस चीज़ को स्पेसिफाई करें, फिर भी भले वो आपने एज एविडेंस के लिए तैयार करें या फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रोड्यूस करने के लिए करें या किसी और काम के लिए करें, वो चीज़ जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगी। सेकंड एक्सप्लेनेशन हमें ये डिफ़ाइन कर रही है कि अगर किसी मर्सेंटाइल या फिर दूसरे जो कस्टमरी यूजेजेस होते हैं हमारे बिजनेसेस में, उनमें आप क्या करते हैं कि कोई लेटर, किसी फिगर को, किसी मार्क को इस्तेमाल करते हुए वो आप एज आ मतलब कस्टम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं लिखे हुए, लेकिन आप उसको जो है एज अ कस्टम अपने यूजेज में इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे वहाँ पर प्रोज्यूम कर लिया जाएगा इस चीज़ को कि इसका मतलब बिल्कुल वही एग्जैक्ट वर्ड्स थे। अब इसकी एग्जांपल ये लेते हैं कि अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे मर्सेंटाइल यूजेज में ये होता है कि अगर किसी बंदे ने अपना सिग्नेचर कर दिया तो उसका मतलब ये हो जाता है कि पे टू द होल्डर। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक साइड पे सिग्नेचर कर देता है एक बंदा, उसका मतलब ये कंसिडर किया जाता है पे टू द होल्डर। ये मर्सेंटाइल यूजेज में ये चीज़ यूज़ होती है। अब सिग्नेचर का मतलब क्या हो रहा है? पे टू द होल्डर। हालांकि ये वर्ड जो है वहाँ पर स्पेसिफिकली जो है वहाँ पर डिफाइंड नहीं है, ना ही एक्सप्रेस्ड है वहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक साइड पर, सिर्फ एक सिग्नेचर है। लेकिन वहाँ से प्रिज्यूम क्या किया जा रहा है? पे टू द होल्डर, कि वो बंदा जो भी इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा होगा आपने उसे पे करना है। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन हमें ये चीज़ क्लियरिफाई करना चाह रही है। अब डॉक्यूमेंट्स में जैसे कोई भी चीज़ आपके पास आ जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, सेल एग्रीमेंट आ सकता है, आपके पास डीड आ सकती है, डाइवोर्स डीड आ सकती है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास आ जाता है, वकालतनामा आपके पास आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक मैप आपके पास आ जाता है, या फिर किसी पत्थर के ऊपर अगर कोई चीज़ जो है वो लिखी हुई है, वो चीज़ आपके पास इन डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगी। फिर उसके बाद सेक्शन 30 हमें डिफाइन करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। इस सेक्शन के मुताबिक कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपके राइट्स को क्रिएट करे, आपके राइट्स को ट्रांसफ़र करे, आपके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे, आपके राइट्स को एक्सटिंग्विश करे, या फिर जो है आप उसमें किसी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ मैं इस चीज़ का लायबल हूँ, या फिर आप अपने किसी लीगल राइट को वेव ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनमें ये सारी चीज़ें हो रही हों, उनको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, पावर अटॉर्नी के ज़रिए आप क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे बंदे के राइट्स क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी पावर्स से डेलीगेट करते हुए। एक डाइवोर्स डीड होगी, उसके ज़रिए आप क्या करते हैं? अपने जो म्यूचुअल राइट्स आपस में हस्बैंड एंड वाइफ के होते हैं वो एक्सटिंग्विश हो रहे होते हैं। एक अगर वकालतनामा हो गया, उसमें भी आप जो है एक अपने वकील के जो है आपके ब्याह पर राइट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। अगर आप जो है कोई सेल डीड हो गई, सेल डीड के ज़रिए आप क्या कर रहे हैं? अपने जो राइट्स हैं, लीगल ऑनरशिप है आपकी, इंटाइटलमेंट, उसको आप ट्रांसफ़र करें किसी दूसरे बंदे की तरफ। तो इस किस्म के जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनसे आपके लीगल राइट्स क्रिएट हो सकें, आपके राइट्स ट्रांसफ़र हों, रिस्ट्रिक्ट हों, एक्सटिंग्विश हों, ठीक है, और किसी लायबिलिटी को आप एक्नॉलेज करें कि हाँ मैं इस चीज़ का लायबल हूँ, या फिर आप किसी सर्टेन लीगल राइट को वेव ऑफ करें कि ये राइट जो है मेरा नहीं है, या मैं अपने इस राइट को तर्क करता हूँ। तो ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कह सकते हैं इस क्लॉज की, इस जो है प्रोविज़न के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होगी। कोई भी अगर फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है वो कभी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं हो सकता। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का
ओरिजिनल होना लाजमी है। फिर उसके बाद सेक्शन 31 में विल को डिफाइन किया जा रहा है। विल मतलब वसीयतनामा, एक ऐसा टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी के दौरान बनाता है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो ये लिखता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके मरने के बाद किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फिर इसके कुछ रूल्स होते हैं कि विल के ज़रिए आप जो है 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते अगर आपके लीगल हेयर्स हैं। अगर आपके लीगल हेयर्स नहीं है तो आप जो है किसी भी एक्सटेंट तक जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और दूसरी इस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप अपने लीगल हेयर्स को नहीं दे सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर लीगल हेयर्स, इस तरीके से। तो कोई भी जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी जो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं वसीयत के ज़रिए, उसको हम विल कहते हैं। सेक्शन 32 हमें डिफाइन करता है कि वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। एक्ट होता है किसी भी चीज़ को कमिट करना, कि आप कोई काम कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है किसी बंदे का मर्डर कर रहा हूँ तो ये एक्ट हो गया, ठीक है। मतलब कमीशन करना, मैं अगर चोरी कर रहा हूँ तो ये एक्ट हो गया, मैं अगर जो है क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा हूँ तो ये एक्ट हो गया। इलीगल ओमिशन का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी थी, लॉ ने आपको कहा था कि आपको ये काम करना है, आपने वो काम करने से ओमिट किया, रुका, खुद को रोका, रिस्ट्रेन किया, रिफ्रेन किया खुद को, तो ऐसी सूरत में वो इलीगल ओमिशन होगा। तो इस सेक्शन के मुताबिक जहाँ पर भी वर्ड एक्ट आ रहा होगा तो उसका मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ यही नहीं होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक्ट्स ही होंगे तो ये क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होगा, नहीं, उन एक्ट्स के अंदर जो है इलीगल ओमिशंस भी आपकी शामिल होंगी। तो जहाँ पर भी वर्ड्स एक्ट्स आ रहे होंगे उसको हमने बिल्कुल ऐसे ही समझना है कि जैसे इसमें इलीगल ओमिशन का टर्म भी बीच में आ रहा है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक जो है दूसरी इंटेंशन या दूसरी एक्सप्रेसली जो है उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं किया गया है। एक्ट ओमिशन क्या होता है ये तो हमने सेक्शन 32 में डिस्कस कर लिया है। इस सेक्शन में स्पेसिफिकली बात हो रही है सीरीज़ की, कि जहाँ पर भी वर्ड एक्ट आ रहा होगा या वर्ड ओमिट आ रहा होगा तो उसका मतलब सिर्फ सिंगल एक्ट या सिंगल ओमिशन नहीं है, बल्कि सीरीज़ ऑफ एक्ट, सीरीज़ ऑफ ओमिशंस भी इस वर्ड के अंदर इंक्लूडेड होंगी। वो किस तरीके से कि जब एक बंदा जो है सेम नेचर के ऑफेंसेस कर रहा होता है तो उसको हर ऑफेंस की लिए जो है उसको अलग सेक्शन नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जांपल अगर उसने मौत मार धमकियाँ दी है, जान से मार देने की धमकियाँ दी हैं, तो उसका सेक्शन होता है 506/2। अब उसने मौत मार धमकियाँ एक मरतबा दी, दूसरी मरतबा दी, फिर तीसरी मरतबा दी, 3 अलग अलग जगह पर जो है उसने धमकियाँ दे दी, तो यहाँ पर सेक्शन तो एक ही लगेगा ना, सीरीज़ ऑफ एक्ट्स हैं लेकिन सेक्शन एक लगेगा। यही चीज़ हमें इस सेक्शन में बताई जा रही है। फॉर एग्जांपल इसकी दूसरी मिसाल लेते हैं कि एक बंदा जो है किसी दूसरे बंदे का मर्डर कमिट करता है। मर्डर कमिट करने के लिए पहले उसने डंडा यहाँ पर मारा, फिर डंडा दूसरे बाजू पर मारता है, फिर एक डंडा सर पर मारता है और फाइनली जो है उसको खंजर निकाल कर उसको पेट में मारता है और उसको मर्डर कमिट कर देता है उसका। अब यहाँ पर एक्ट्स कितने, 4 एक्ट्स उसने कमिट किए हैं, यहाँ पर डंडा, सर पर डंडा और खंजर मारना, 4 डिफरेंट एक्ट्स हैं, मतलब सीरीज़ ऑफ एक्ट्स की बात होगी। लेकिन उसके नतीजे में ऑफेंस एक कमिट हो रहा है सिर्फ मर्डर का। तो ऐसी सूरत में वर्ड एक्ट के अंदर सीरीज़ ऑफ एक्ट्स भी आ जाएंगी हमारे पास कि उसने जो एक्ट ऑफ मर्डर कमिट किया है सीरीज़ ऑफ एक्ट्स के ज़रिए। इसी तरीके से सीरीज़ ऑफ ओमिशंस भी इस वर्ड के अंदर इंक्लूडेड होंगी, जहाँ पर भी ओमिशन का क्राइम होगा, जैसे कि मेडिसिन नहीं देना, मेडिसिन देने के साथ साथ उसे खाना भी नहीं दिया। अब 2 ओमिशंस होगी, यहाँ पर सीरीज़ ऑफ ओमिशन होगी, उसके नतीजे में बंदे की डेथ हो जाती है या फिर कोई और किस्म का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस ओमिशन के वर्ड के अंदर जो है सीरीज़ ऑफ ओमिशन भी जो है वो इंक्लूडेड होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 34। सेक्शन 34 ये कहता है कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहाँ पर एक तो सेवरल पर्सनस की बात हो रही है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना लाजमी है, 2 और अबव, मतलब 2 का लाजमी है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद फर्दरेंस अगर वर्ड आ जाता है तो हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि फर्दरेंस मतलब कोई चीज़ जो पहले से प्री प्लान्ड है उसकी फर्दर उसको कंटिन्यू करते हुए, उसकी परसुएंस करते हुए कोई चीज़ कमिट करने की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पर प्री डिटरमाइंड का एलिमेंट आ गया। तीसरा यहाँ पर जो उन्होंने इंग्रेडिएंट दिया है वो है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन मतलब कॉमनली जो है उनकी एक मीटिंग ऑफ माइंड थी। यहाँ पर इंटेंशनली तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उन सब की एक इंटेंशन थी। मतलब इंटेंशन ये होती है कि आप का इरादा कोई नीयत होगी, सबकी इरादा जो है नीयत वहाँ पर यही थी, कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड था उनका। तो जहाँ पर भी इस सेक्शन के मुताबिक
कुछ लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग एक प्री डिटरमाइंड प्लान के तहत जो है एक मीटिंग ऑफ माइंड मतलब कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस कमीशन में, उस ओमिशन में जो जो लोग भी शामिल होंगे वो बिल्कुल उसी तरीके से लायबल होंगे कॉन्सिक्वेंसेस के, जैसे उन्होंने वो एक्ट खुद अलग से किया है। मतलब ये सेक्शन 34 एक किस्म की जॉइंट लायबिलिटी सब एक्यूज के ऊपर डाल रहा है कि भले जो है उस एक्यूज ने जो है खुद उसका मर्डर कमिट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनका प्रीडिटरमाइंड प्लान था, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड थी, इस वजह से जो है उन्हें सबको लायबल, जॉइंटली लायबल करार दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे 3 बंदे होते हैं, वो किसी बंदे का मर्डर कमिट करने जाते हैं। एक बंदा जो है उसको लाठी मारता है, दूसरा बंदा जो है उसके पीछे से हाथ पकड़ लेता है, तीसरा बंदा जो है आकर उसे जो है खंजर से मार देता है। अब यहाँ पर 3 लोगों में से जो मेन एक्यूज था, प्रिंसिपल एक्यूज था, वो था जिसने उस बंदे को खंजर मारा, उसके नतीजे में वो मर गया। लेकिन वो बंदा जिसने पहले उसको लाठी मारी, वो बंदा जिसने उसके हाथ ऐसे पीछे पकड़े, उसको काबू किया, और तीसरा बंदा जिसने उसे खंजर मारा, इन तीनों की जॉइंट लायबिलिटी होगी सेक्शन 34 के मुताबिक। क्यों? क्योंकि उनका एक प्रीडिटरमाइंड प्लान था जिसकी फर्दरेंस में उन्होंने कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में वो क्राइम कमिट किया है। इस वजह से जो बंदा उस कमीशन के अंदर शामिल होगा वो बिल्कुल इंडिविजुअली जो है उस क्राइम के लिए लायबल होगा। ठीक है। अक्सर अपने जो है केसेस में अगर देखा होगा एफआईआर में, तो सेक्शन कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल मर्डर का एक सेक्शन आ गया, और हमारे पास एक एब्यूसिव लैंग्वेज का सेक्शन आ गया, और हमारे पास मर्डर की थ्रेट्स का एक सेक्शन आ गया 506/2, और उसके साथ अगर 34 लग जाता है, पीपीसी इस तरीके से लिखा होता है, तो 34 का मतलब होता है इन जिसमें जितने भी जवाबदार हैं उनकी इन ऑफेंसेस के लिए जॉइंट लायबिलिटी है, सबके ऊपर ये सेक्शन अवेलेबल हैं। मतलब अगर 4 एक्यूज़ हैं तो 4 एक्यूज़ के बाद 302 भी है, 504 भी है, 506/2 भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी का सेक्शन लगा हुआ है। सेक्शन 35 हमें डिफाइन कर रहा है व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, कि जब एक्ट सिर्फ तभी ऑफेंस होता है, तभी क्राइम होता है जब आप जो है उसे क्रिमिनल नॉलेज या फिर क्रिमिनल इंटेंशन के साथ कमिट करें। उसके अलावा अगर आपके पार्ट पर क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो वो ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई शख्स जो है वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, क्रिमिनल नॉलेज के साथ किसी ऑफेंस में पार्टिसिपेट करता है, और उसके पार्ट पर जो है कोई नॉलेज भी होती है, इंटेंशन भी होती है कि वो ये जो कमिट करने जा रहा है वो एक ऑफेंस है, उसको इस चीज़ की नॉलेज होती है, और उसके पार्ट पर इंटेंशन भी होती है इस इरादे और नीयत से कि वो ऑफेंस को कमिट करेगा, वो जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो उसकी जो है जॉइंट लायबिलिटी होगी। जॉइंट लायबिलिटी मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कंसिडर किया जाएगा कि उसमें से मतलब अगर उन 2 या 3 लोग हैं उनमें से कोई भी क्राइम कमिट करता है तो बिल्कुल ऐसे ही कमिट किया जाएगा कि जैसे उस सिंगल बंदे ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग से क्राइम कमिट किया गया है। बिल्कुल ये वही बात फर्दर 34 वाली बात को फर्दर एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट जो है बात कर रहा है कि क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन की वजह से, अगर उसके पार्ट पर क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन नहीं है तो वो उस चीज़ का लायबल नहीं होगा, जॉइंट लायबिलिटी उस बंदे के ऊपर नहीं आएगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल के 2 बंदे जा रहे होते हैं वो किसी बंदे का मर्डर करने के लिए, तीसरा बंदा उनसे पूछ रहा है भाई जान कहाँ जा रहे हो, मुझे भी तो बताओ। वो कहते हैं कि हम जो है फ़लाँ बंदे का कत्ल करने जा रहे हैं, आज हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जब ये तीसरा बंदा ये बात सुनता है, बोलता है यार मैंने भी उससे बदला लेना है, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। अब वो ये उनके साथ ये 3 बंदे हो जाते हैं। अब जिस तीसरे बंदे ने शमूलियत इख्तियार की, उसको फैक्ट्स का पता था, उसको नॉलेज थी कि ये किस इरादे से जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, ऑफेंस कमिट करने जा रहे हैं, उसके पार्ट पर फिर इंटेंशन भी क्रिएट हुई कि हाँ मैं भी उस बंदे से बदला लेना चाहता हूँ, मैं भी उसके कत्ल में आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन जो है उस तीसरे बंदे के पार्ट पर भी आ गई। जब उस बंदे का क्राइम जो है मर्डर कमिट कर देंगे ये तीनों, भले उसने जो है फाइनल ब्लो किसी ने भी दिया है, प्रिंसिपल एक्यूज जो भी हो, लेकिन वो जो तीसरा बंदा जिसने शमूलियत इख्तियार की इस वजह से कि उसको नॉलेज भी थी और इंटेंशन भी थी उसके पार्ट पर, वो जो है उसके ऊपर जॉइंट लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर जो है वो तीसरा बंदा जो शमूलियत इख्तियार कर रहा है उससे कंसीलमेंट की जाती है फैक्ट्स की, उसको ये कहते हैं कि हम जो है उससे मिलने के लिए जा रहे हैं फ़लाँ बंदे से, और जो है तीसरे बंदे को ये नहीं बताया जाता है किस इरादे से जाया जा रहा है,
और जाकर जो है आगे जाकर वो जो दो बंदे होते हैं वो किसी उस फलां बंदे का जो है मर्डर कमिट कर देते हैं, लेकिन तीसरे बंदे के पार्ट पर ना ही इस चीज़ की नॉलेज थी और ना ही उसके पार्ट पर इस चीज़ की इंटेंशन थी, तो वो इस क्राइम के लिए जॉइंटली लायबल नहीं होगा, जॉइंट लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी। ये हमें सेक्शन 35 बता रहा है। सेक्शन 36 हमें डिफाइन कर रहा है कि इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, के इफेक्ट्स जो आप अचीव कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज जो हमारे पास आ रहे हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्ट भी हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ ओमिशन भी है, मतलब हाफ उसमें एक्ट्स आ रहे हैं, हाफ उसमें जो है ओमिशन आ रहे हैं। तो जब भी एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा और वो ऑफेंस इस वजह से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कि एक तो आपने एक्ट कमिट किया है, दूसरा आपने जो है वहाँ पर किसी किस्म की ओमिशन की है, अब्सटेंशन की है किसी किस्म की, उसके नतीजे में कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो बिल्कुल एक सिंगल ऑफेंस ही माना जाएगा उन दोनों एक्ट्स और ओमिशन को मिलाकर जो है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बंदा किसी को पहले जो है मारता है, अच्छी तरह मारता पीटता है, उसको मारने पीटने के बाद जो है वो उसे खाना भी नहीं देता। अब यहाँ पर मारना पीटना क्या हो गया, एक एक्ट हो गया, उसने पहले तो एक्ट कमिट किया, उसके बाद उसने उसको खाना भी नहीं दिया, इसके नतीजे में उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो उस शख्स के ऊपर जिसने उसे मारा भी, मारने के बाद जो है उसे खाना भी नहीं दिया, उसके ऊपर जो सेक्शंस लगेंगे वो 302 का लगेगा। हालांकि उसने जो पहले एक्ट्स किए वो एक एक्ट था और एक ओमिशन थी, पार्टली मतलब जो एक एक्ट था पार्टली एक ओमिशन थी, जिसके नतीजे में उस बंदे का मर्डर कमिट हो गया। तो ऐसी सूरत में इसको एक सिंगल जो है ऑफेंस ऑफ मर्डर ही कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 37 हमें बताता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस, कि जब जो है एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो और वो ऑफेंस जो है सीरीज़ ऑफ एक्ट्स के नतीजे में कॉन्स्टिट्यूट हो या फिर सीरीज़ ऑफ ओमिशंस के नतीजे में कॉन्स्टिट्यूट हो, तो वो जो ऑफेंस कमीशन करने में जो लोग इंटेंशनली पार्टिसिपेट उसमें कर रहे होंगे, कोऑपरेट कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ उस एक्ट की कमीशन में, वो सब जो है लायबल होंगे उस ऑफेंस के लिए, उस सिंगल ऑफेंस के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के दो बंदे होते हैं, वो बंदे उनको नाम देते हैं ए और बी, ये दो पार्टीज़ हैं हमारे पास। वो ये कहती हैं कि हमने जो है जेड का जो है मर्डर कमिट करना है और उसके लिए पॉइजन जो है ए और बी अग्री करते हैं कि हम मतलब इंस्टॉलमेंट्स में जो है उसको पॉइजन जेड को एडमिनिस्टर करेंगे और इस तरीके से हमने जेड की डेथ कमिट करनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस एग्रीमेंट की पर्सन्स में आपस में कोऑपरेट करते हुए जेड और ए और बी जो है वो जेड को पॉइजन देते हैं, जहर देते हैं, जिसके नतीजे में जेड की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जो है ये दोनों बंदे जॉइंटली लायबल होंगे जेड की डेथ के लिए, मतलब 302 जो सेक्शन लगेगा वो दोनों के ऊपर लगेगा। इसी तरीके से अगर ए और बी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें कि जेलर्स हैं दो, तो जेलर्स आपस में क्या करते हैं कि एक की ड्यूटी, इसकी ड्यूटी होती है 6 घंटे की और इसकी भी ड्यूटी होती है 6 घंटे की। ये दोनों कहते हैं कि हमने जेड को जो है 6 घंटे के लिए मैं भी खाना नहीं दूंगा, ये भी कहता है कि मैं भी खाना नहीं दूंगा। और इस एग्रीमेंट की पर्सन्स में वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जब ए की ड्यूटी होती है वो भी 6 घंटे तक उसको भूखा रखता है, बी की ड्यूटी होती है वो भी 6 घंटे तक उसको भूखा रखता है। आपस में इन्होंने एक कॉपरेशन के साथ, एग्रीमेंट के साथ उसकी पर्सन्स करते हुए जो है जेड को खाना नहीं दिया, उसके नतीजे में जेड की डेथ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जेड की डेथ के ज़िम्मेदार ये दोनों लोग होंगे। अब यहाँ पर जो सेवरल एक्ट्स की बात हो रही है, पहले वाली एग्जांपल में सेवरल ओमिशंस आई थी, जिसमें उसमें सेवरल एक्ट्स आ रहे थे, यहाँ पर सेवरल ओमिशंस आ रही थी, जिसके नतीजे में जेड की डेथ कमिट हो रही है। तो बिल्कुल ये एक सिंगल ऑफेंस ही कॉन्स्टिट्यूट होगा और उसके लिए दोनों पार्टी जो हैं वो लायबल होंगे, दोनों जवाबदार। अब फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि ए और बी दो जेलदार तो हैं, लेकिन इनकी आपस में कॉपरेशन नहीं होती, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन ए भी उसको 6 घंटे के लिए भूखा रखता है, उसके नतीजे में जेड की डेथ नहीं होती। लेकिन जब बी उसको 6 घंटे के लिए भूखा रखता है, उसके नतीजे में जेड की डेथ कमिट हो जाती है। तो सिर्फ इस फैक्ट की वजह से कि इनके दरमियान में कॉपरेशन नहीं थी, इनके दरमियान में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं था कि हमने जेड का मर्डर कमिट करना है, तो इस वजह से जो है सिर्फ बी इस ऑफेंस के लिए लायबल होगा, ए जो है वो इस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में कोई भी ऐसी कोऑपरेशन या फिर एग्रीमेंट वगैरह पहले से नहीं था। सेक्शन 38 हमें ये कह रहा है कि पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कि जब एक ऑफेंस में 2 या 2 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, लेकिन वो जो है अलग अलग ऑफेंस कमिट कर रहे होते हैं, तो उनको जो है लाजमी नहीं है कि सबके ऊपर जॉइंट लायबिलिटी ही आएगी, उनके ऊपर अलग अलग जो है सेवरल ऑफेंसेस भी अलग अलग वो लायबल भी हो सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पार्टीज हैं ए और बी। ए ये कहता है, इस नीयत से जाता है कि
उसने जो है जेड को इंजर करना है किसी भी तरीके से। लेकिन जो बी पार्टी होती है उसकी ये इंटेंशन होती है कि उसने जेड से बदला लेते हुए उसको कत्ल करना है, बिल्कुल जान से मार देना है। अब जब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं, ए सिर्फ एक लाठी की ब्लो करता है, फिर लाठी या रॉड किसी भी तरीके से उसको इंजर करता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। लेकिन चूंकि बी की इंटेंशन ये थी कि उसने उसको मर्डर करना है जेड का, तो उस इंटेंशन की पर्सन्स में वो जेड को मार देता है, कत्ल कर देता है। अब यहाँ पर दो लोग थे, कॉमन इंटेंशन लेकिन दोनों की नहीं थी, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी। एक की इंटेंशन ये थी कि उसने सिर्फ उसको इंजर करना है, दूसरे की इंटेंशन थी उसने मर्डर कमिट करना है। तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग तो हैं, लेकिन चूंकि उनकी आपस में कॉमन इंटेंशन नहीं थी, तो उनको जो है जो ऑफेंसेस चार्ज होंगे उनके अगेंस्ट वो सेवरल ऑफेंसेस होंगे। एक को जो लायबल कहा जाएगा वो सिर्फ इंजर करने के लिए लायबल होगा, वो जो बी के ऊपर लायबिलिटी होगी वो मर्डर की लायबिलिटी होगी। तो इस तरीके से इस सेक्शन के मुताबिक एक कमीशन में किसी भी क्रिमिनल एक्ट में दो या दो से ज़्यादा लोग अगर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो उनको हर एक उनके अपने अपने ऑफेंस के लिए भी लायबल करार दिया जा सकता है, अगर उनके पार्ट पर एक जॉइंट प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी, कॉमन इंटेंशन उनकी नहीं थी। तो सेक्शन 39 डिफाइन कर रहा है वॉलंटरली को, कि इस टर्म से क्या मुराद है। इसके मुताबिक जब भी एक बंदा कोई इफ़ेक्ट को कॉज करता है और इफ़ेक्ट को कॉज करने में उस एक्ट में जो है उसकी इंटेंशन हो या फिर उसके पार्ट पर जो है नॉलेज हो कि ऐसा करने से किसकी इस स्पेसिफिक एक्ट को वो अचीव कॉन्सिक्वेंसेस को अचीव करेगा, या फिर रीज़न टू बिलीव हो उसके पार्ट पर। तो इनमें से या फिर इंटेंशन हो, नॉलेज हो कि उसे पता है कि ऐसा करने से वो किसी स्पेसिफिक जो है कॉन्सिक्वेंसेस को अचीव करेगा, या फिर उसके पार्ट पर रीज़न टू बिलीव था कि ऐसा करने से ये चीज़ जो है कमिट हो जाएगी। तो इन तीनों सूरतों में जो है अगर वो कोई काम करता है तो ऐसा कहा जा सकता है कि उसने ये एक्ट जो है वॉलंटरली किया है। इंटेंशन हो कि इस नीयत से कर रहा है कि मैं ये कॉन्सिक्वेंसेस अचीव करना चाह रहा हूँ, ये कॉज जो है मैं इफ़ेक्ट करना चाह रहा हूँ, इस नॉलेज से करे या फिर इस रीज़न टू बिलीव के साथ करे कि जो है सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस जो है सर्टेन इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसने अचीव करने हैं, तो ये कहा जा सकता है उसने वो एक्ट जो है वॉलंटरली किया है। सेक्शन 40 डिफाइन कर रहा है ऑफेंस को। इसके जनरली मतलब ये होता है कि वायलेशन लॉ फॉर विच पनिशमेंट इज़ प्रिस्क्राइब, कि किसी लॉ की वायलेशन जिसके नतीजे में एक पनिशमेंट जो है प्रिस्क्राइब कर दी गई है पहले से, उसको हम ऑफेंस कहते हैं। इस सेक्शन के मुताबिक ऑफेंस का मतलब ये होगा कि कोई भी चीज़ जो कि पनिशेबल करार दे दी गई है इस कोड के अंदर या फिर किसी स्पेशल और जनरल लॉ के अंदर, उसको हम ऑफेंस का नाम देंगे। सेक्शन 41 डिफाइन करा है स्पेशल लॉ को। स्पेशल लॉ वो जो होता है जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, जैसे कि अगर चाइल्ड्स के लिए कोई लॉ है तो वो एक स्पेशल लॉ है, अगर वुमेन के लिए एक स्पेशल लॉ एक लॉ है जो किसी वुमेन पर ही अप्लाई होगा वो एक स्पेशल लॉ है, अगर माइनॉरिटीज़ के लिए एक लॉ है जो किसी माइनॉरिटीज़ पर ही अप्लाई होगा वो एक स्पेशल लॉ है, अगर मुस्लिम्स के लिए एक लॉ है जो कि सिर्फ मुस्लिम्स पर ही एप्लीकेबल होगा वो एक स्पेशल लॉ होगा। तो वो लॉ जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल होता है उसको हम स्पेशल लॉ कहते हैं। जनरल लॉ वो होता है कि जनरली जो है किसी भी टेरिटरी के अंदर एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर सिंध प्रोविंस है, इसके अंदर उस लॉ को अप्लाई करने की बात हो रही है तो सिंध के लिए एक जनरल लॉ होगा। अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है एक लॉ पूरी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक लॉ अप्लाई हो रहा है तो उसको हम जनरल लॉ कह सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो कोड है हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी नेचर भी एक जनरल लॉ की है, जनरली थ्रू आउट द पाकिस्तान एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 43 हमें डिफाइन कर रहा है इलीगल लीगली बाउंड टू डू। यहाँ पर सेक्शन में दो बातें हो रही हैं। पहले तो इलीगल का मतलब क्या था, इलीगल कोई चीज़ जो कि ऑफेंस करार दे दी गई है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि लॉ ने प्रोहिबिट की है कि आपने ये काम नहीं करना या आपने इस काम से एब्सटेंशन नहीं करनी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि सिविल एक्शन का ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूट कर रही हो। इन तीनों केसेस में अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो वो इलीगल की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है। लीगली बाउंड का मतलब ये है कि एक ऐसी ड्यूटी आपके ऊपर, एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो इलीगलिटी कमिट हो जाएगी आपके पार्ट के ऊपर। उस लीगली बाउंड टू डू का मतलब ये है यहाँ पर। फिर उसके बाद सेक्शन 44 हमें इंजरी को डिफाइन कर रहा है। अक्सर जब हम इंजरी का वर्ड सुनते हैं तो हमें यही जहन में आ रहा होता है कि किसी को हर्ट कर देना वगैरह कर देना, लेकिन जो इस कोड के मुताबिक इंजरी का मतलब सिर्फ फिज़िकल इंजरी नहीं होती बल्कि मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है, वो आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है और एक फ़िज़िकल इंजरी भी हो सकती है।
सेक्शन 45 के मुताबिक अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड के जब तक जो है कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट इंटेंशन अपीयर ना हो रही हो तब तक जहाँ पर भी लाइफ का टर्म आएगा, लाइफ का मतलब होगा लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और जहाँ पर भी डेथ का मतलब आएगा मतलब उसका से मुराद ये होगी डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग की इंसान की डेथ, और एनिमल का मतलब कोई भी लिविंग बीइंग अदर देन ह्यूमन बीइंग, इंसान के अलावा कोई भी जो दूसरी लिविंग बीइंग होगी, जानदार चीज़ें होंगी, वो एनिमल की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगी। और वैसल से मुराद क्या है कि कोई भी एक ऐसी सोर्स ऑफ कन्वीनियंस जो कि इंसान के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, समुद्री सतह के ऊपर या किसी पानी के ऊपर जो है एज अ सोर्स ऑफ कन्वीनियंस उसको हम इस्तेमाल कर सकें, उसको हम वैसल की डेफिनेशन के अंदर लेंगे। सेक्शन 49 के मुताबिक ईयर और मंथ को डिफाइन किया गया कि इस पूरे कोड के अंदर जहाँ भी डेट्स वगैरह मेंशन हो रही हैं उनको हम ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक जो है वो देखेंगे। तो जहाँ पर भी ईयर या मंथ आ रहा होगा इस पूरे कोड के अंदर उसको हम ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक जो है वो कंसीडर करेंगे। सेक्शन 50 हमें डिफाइन कर रहा है इस सेक्शन को कि सेक्शन क्या होता है। तो इस जो है डेफिनेशन के मुताबिक कि इस पीपीसी को जो है कुछ चैप्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो किसी भी चैप्टर के किसी भी प्रोविज़न को जो है वो एक नंबरिकल फिगर, जैसे 50 एक नंबरिकल फिगर है, उससे जो है उसको डिफ़ाइन कर दिया गया, उससे स्पेसिफाई कर दिया गया, प्री डिटरमाइन कर दिए गए, प्रीफिक्स कर दिए गए, तो उसको हम जो है सेक्शन कहते हैं। जैसे कि ये अलग सेक्शन है, 50 अलग सेक्शन है, 51 अलग सेक्शन है, 52 अलग सेक्शन है। ये नंबरिकल फिगर होगी, ये पार्ट ऑफ चैप्टर हो गया, और जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस। तो इस तरीके से पीपीसी में सेक्शन को टर्म को डिफाइन किया गया है। ओथ का मतलब होता है कोई भी किस्म की सोलम अफर्मेशन, कसम वगैरह खाना, सोलम अफर्मेशन या कोई डिक्लेरेशन या कोई अंडरटेकिंग वगैरह जो कि लॉ ने ऑथराइज की है या जो लॉ रिक्वायर करता है आपने ये चीज़ करनी है किसी भी पब्लिक ऑफिसर के सामने। वो पब्लिक ऑफिसर कोई कोर्ट ऑफ लॉ भी हो सकती है, कोई आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, कोई नोटरी पब्लिक भी हो सकता है, कोई ओथ कमिश्नर भी हो सकता है, एक कमिश्नर फॉर टेकिंग एफिडेविट्स भी हो सकता है। कोई भी बंदा जिसको लॉ ने ऑथराइज गया हो या लॉ की कोई रिक्वायरमेंट वगैरह हो कि आपने इस चीज़ को अफर्म करना है, अंडरटेक करना है या फिर डिक्लेयर करना है एक कसम खाकर कि मैं कसम खाकर कहता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, इस तरीके से, तो उसको जो है ओथ की डेफिनेशन के अंदर लाया जाएगा। और उसका मकसद जो है प्रूफ होना चाहिए कि आप किसी चीज़ का प्रूफ इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पर कि आपने ये चीज़ जो है एक्नॉलेज की है, इसको अंडरटेक किया है या फिर अफर्म किया है, डिक्लेयर किया है। सेक्शन 52 में गुड फेथ को डिफाइन किया गया है। इस सेक्शन के मुताबिक कोई भी एक ऐसा एक्ट जो कि विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन किया जाए वो गुड फेथ नहीं कहलाएगा। इसको अगर हम रिवर्स कर अगर थोड़ा समझें तो इसका मतलब ये है कि एक एक्ट जो कि विद ड्यू केयर, अटेंशन, डिलीजेंस के साथ और ऑनेस्ट जो है पर्पस के लिए कमिट किया जाए, किसी बंदे के भले के लिए, गुड फेथ के मतलब ये बिलीव करते हुए ये करना जो है बेहतर रहेगा इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर, तो इस इरादे से, इस नीयत से जो काम किया जाता है, इस तरह से जो काम किया जाता है उसको हम गुड फेथ में किया गया कहेंगे। सेक्शन 52A हमें डिफाइन करता है हार्बर को। हार्बर का मतलब वैसे तो होता है पनाह वगैरह देना किसी बंदे को, लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड है। वो किस तरीके से कि सिर्फ पनाह देना नहीं, किसी बंदे को शेल्टर देना, किसी को फूड वगैरह प्रोवाइड करना, ड्रिंक्स प्रोवाइड करना, मनी प्रोवाइड करना, आर्म्स देना, एम्यूनेशंस देना उसको, या फिर किसी किस्म की कन्वीनियंस देना या किसी दूसरे तरीके से उसको असिस्ट करना ताकि वो एक एम्बिट ऑफ लॉ से जो है भाग सके, जो एप्रीहेंशन उसको है अरेस्ट की, उससे वो भाग सके। तो इस चीज़ को हम हार्बर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शंस ये होती हैं कि जब एक हस्बैंड वाइफ को हार्बर दे रहा होगा या फिर एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को हार्बर दे रही होगी, तो वो हार्बर तो होगा लेकिन वो इस डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेगा, वो एक ऑफेंस नहीं होगा, उसको हम हार्बर कंसीडर नहीं करेंगे। वही चीज़ अगर कोई दूसरा बंदा हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा कोई दूसरा बंदा एक किसी ऑफेंडर वगैरह को देता है तो उसको हम क्राइम के ज़ुमरे में लेकर आएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर 2 के रिमेनिंग सेक्शन 26 से लेकर 52A तक को डिस्कस किया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।